नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं हमारा नया YouTube चैनल द परफेक्ट मीडिया। हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे उन देशों के बारे में जो भारत देश के मित्र देश हैं और उनमें से पहला देश बांग्लादेश। उसके बारे में बात करेंगे कि बांग्लादेश और भारत कब और कैसे मित्र बने और इस मित्रता का नींव कैसे रखी गई थी। तो बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के मित्रता के बारे में। ये बात है सन 1947 का, जब भारत आजाद हो रहा था और उसी वक्त उस आजादी के साथ साथ भारत टूट भी रहा था। भारत का एक बड़ा हिस्सा भारत से टूटकर अलग हो गया, जो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान का जो हिस्सा था वो दो छोरों में था, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी हिस्सा जो आज का बांग्लादेश है और पश्चिमी हिस्सा जो आज स्वतः पाकिस्तान स्वयं है। अब जो पूर्वी हिस्सा था और पश्चिमी जो हिस्सा था, इन दोनों हिस्सा के मध्य भारत था और ऊपर चाइना था। यानी अगर उनके बड़े नेता या अफसरों को पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश जाना होता था तो वो रास्ता होता था या तो भारत या फिर चाइना। लेकिन विडंबना ये हुई कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को पश्चिमी पाकिस्तान के लोग एक अपना सिर्फ और सिर्फ उपनिवेश समझते थे, यानी कॉलोनी समझते थे। हिस्सा तो था पाकिस्तान का वो पूर्वी पाकिस्तान, लेकिन वो हिस्सा होने के साथ साथ उनके दिल का हिस्सा कभी नहीं मिल सका, क्योंकि पश्चिमी पाकिस्तान ही वहां पर पाकिस्तान का हेडक्वार्टर और राजधानी था। यहां तो सिर्फ एक छोटा सा राज्य था और इनके बोल चाल भाषा भी अलग थे। हालांकि दोनों देश मुस्लिम ही थे, लेकिन उनके भाषा और खान पान में कहीं जमीन का अंतर था। पढ़ते कुरान थे, बोलते जुबान से अल्लाह थे, लेकिन दिल और दिमाग कहीं अलग अलग दिशा में था। अब बात करते हैं कि हुआ क्या था। पूर्वी पाकिस्तान के अंदर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, आर्मी अफसर जो भेजे जाते थे, वो वहाँ तनाशाही करते थे, तंग करते थे उन लोगों को। एक तरीके से कॉलोनी जो बना रखा था, उपनिवेश जो बना रखा था, वो एक राज होता था पाकिस्तान का। खैर, ये विडंबना चलता रहा, इस तरह के अंदरूनी कलह चलते रहे। एक दिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के अंदर अब उनकी सहन शक्ति जवाब दे गई। फिर भी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के जो व्यक्तित्व था, एक बड़ा लीडर के रूप में उभर चुका था, जिसका नाम था मुज़फ़्फ़र-उर-रहमान। अब पाकिस्तान के अंदर आम चुनाव यानी उनका राष्ट्रीय चुनाव होना था। राष्ट्रीय चुनाव हुआ और एक उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान की तरफ से मुज़फ़्फ़र-उर-रहमान भी खड़े हो जाते हैं। और होता क्या है, चुनाव मुज़फ़्फ़र-उर-रहमान जीत जाते हैं और उस पाकिस्तान के वज़ीर आलम के रूप में चुन लिए जाते हैं। अब वज़ीर आलम का ताज पहनने के लिए जब वो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो वहाँ की आर्मी उन्हें वज़ीर आलम का ताज नहीं देती है, उन्हें शपथ नहीं दिलाती है। बड़ी विडंबना हो जाती है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर कि ऐसा क्यों? हम क्या पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है? क्या हमारे यहाँ से जीता हुआ एक उम्मीदवार वज़ीर आलम क्यों नहीं बन सकता? और पश्चिमी पाकिस्तान के लोग वो कैसे मंजूर हो जाता कि उनका एक उपनिवेश का व्यक्ति पूरे पाकिस्तान का वज़ीर आलम बन जाए? विडंबना चलता रहा। अब इसी कश्मोकश के अंदर पूर्वी पाकिस्तान के अंदर एक वज़ीर आलम या यूं कहे सिर्फ मुज़फ़्फ़र-उर-रहमान के पक्ष में एक सेना ने जन्म ले लिया, जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी समर्थक था पूर्वी पाकिस्तान का और मुज़फ़्फ़र-उर-रहमान का। मुक्ति वाहिनी ने अपने प्रयास तेज कर दिए कि किसी तरीके से मुज़फ़्फ़र-उर-रहमान को
वजीर आलम का ताज दे दिया जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। अब इस कश्मोकश में पश्चिमी पाकिस्तान के अफसरों और नेताओं ने जुर्म ढाना शुरू कर दिया पूर्वी पाकिस्तान के अंदर, और इतना जुर्म ढाया कि शायद उस बर्बता को याद करके कोई किसी की भी रूह कांप जाए। बलात्कार हो रहे थे, भाई के सामने बहन का, बाप के सामने बेटी का, और इस कदर वहां पे ऐसा एक मंजर बना दिया गया कि लोगों के अंदर तो सिर्फ और सिर्फ चित्कार ही निकलती थी। उन्हें लगता था कि शायद अब हमें इस मुल्क को छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए, क्योंकि जान रहेगा तो जहान है। वहां से लोग पलायन करने लगे, और पलायन कहां कर रहे थे, क्योंकि जो पहले तो वो भारत का एक हिस्सा ही तो था, भारत के राज्यों के अंदर जो उस सीमा से लगे हुए थे। 10-15 लाख के तादाद में जब लोग भारतीय सीमा के अंदर प्रवेश कर गए, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चिंता जताई और अपने मंत्रिमंडल का एक बैठक बोला ये क्या हो रहा है, इतने लोग अगर हमारे देश में आ रहे हैं शरणागति के रूप में, हम इनका कैसे रख सकते हैं, कैसे इनका देखभाल कर सकेंगे, हमें कुछ करना होगा। उन्होंने तुरंत उस समय के जनरल मेजर मानेकशॉ को बुलाया और बुला के बोला कि मानेकशॉ साहब, इस स्थिति पर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। मंत्रिमंडल का भी सलाह और जनरल मानेकशॉ का सलाह ये था कि बांग्लादेश यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान को मुख्य पाकिस्तान से अलग कर दिया जाए, यही इसका एक उपाय है, अन्यथा ये भीड़ पूरी तरह से भारत के अंदर बढ़ दी जाएगी। आलम यह हुआ कि उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने जनरल मानेकशॉ को आदेश देती है, फरमान जारी करती है कि आप अपने सेना की टुकड़ियों को लेकर वहां जाएं और युद्ध की तैयारी करें। जनरल मानेकशॉ एक बहुत ही चतुर और एक विवेकी इंसान थे। उन्हें युद्ध किस तरीके से किया जाता है उन्हें बखूबी आता था। उन्होंने अपने उस तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को बहुत ही सरल भाव में ना कहते हुए ये कहा कि मैडम, हम जहां लड़ने जा रहे हैं वो एरिया पूरी तरह से समुद्री है और महीना मार्च का है, बारिश होने ही वाली है, हमारे सैनिक नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर ऊपर से चाइना पाकिस्तान का सहयोग करने आ गया तो फिर तो हमारी ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो हम एक काम करते हैं मैडम, बरसात बीत जाने का इंतजार करते हैं। इंदिरा गांधी ने कहा फिर, लेकिन तब तक की स्थितियों को कैसे नियंत्रण किया जाए मानेकशॉ साहब? तो मानेकशॉ साहब ने कहा, हमारे पास एक दूसरी तैयारी भी है। तैयारी यह है कि हम पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हम वहां ऑफेंसिव की भूमिका निभाते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर डिफेंसिव हो जाते हैं, ताकि पाकिस्तान को ये लगे कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं, लेकिन हम युद्ध करेंगे नहीं। हुआ भी यही, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हमारे भारतीय सैनिकों ने ऑफेंसिव भूमिका निभानी शुरू कर दी। ऑफेंसिव मतलब लड़ाकू, और यहाँ पर पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ डिफेंसिव यानी वहां पे रक्षात्मक। ये खबर धीरे धीरे पाकिस्तान तक भी पहुंच गई कि हिंदुस्तान किसी न किसी तरीके से पूर्वी पाकिस्तान को यानी आज के बांग्लादेश को हमसे अलग करना चाहता है। यहां एक बात और बताते चलूं कि उसी दौरान पाकिस्तान में, क्योंकि मुजफ्फर-उर-रहमान साहब इस्लामाबाद गए थे वजीर आलम का ताज लेने के लिए, उसी समय उनको पाकिस्तान ने कैद में डाल दिया था, जेल के अंदर डाल दिया था मित्रों, और वो जेल के अंदर बंद थे। तो आलम यह हुआ, जैसे ही पाकिस्तान को यह सूचना मिलता है कि भारत उसके अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है, तो उसके सब्र का बांध जो है वो टूट जाता है और वो पाकिस्तान युद्ध करने के लिए, भारत पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने गुप्तचरों के माध्यम से पता लगाता है कि वो कौन सा जगह है जहां से आसानी से भारत पर आक्रमण किया जा सकता है। और वो जगह था भारत देश के अंदर, राजस्थान के अंदर लोंगेवाला। और लोंगेवाला वो रेगिस्तानी एरिया जहां पे सच में भारत के 120 जवान एक मेजर कुलदीप चांदीपुरी के साथ गश्त कर रहे थे।
तो जो ये सूचना मिलती है भारत को दिल्ली हेडक्वार्टर के अंदर कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जत्था लोंगेवाला में आक्रमण करने जा रहा है और वहां पर लोंगेवाले पे सिर्फ हमारे 120 जवान और मेजर चांदीपुरी साहब को हेडक्वार्टर से फोन जाता है कि चांदीपुरी साहब समय कम है और रात होने जा रहा है, यानी दोपहर में ये सूचना मिली थी। आप एक काम करें, आप उस जगह को अपने सैनिकों के साथ, अपनी टुकड़ी के साथ चले आए, जान और माल की रक्षा कीजिए। चांदीपुरी साहब जो थे सरदार थे, और जैसे कहा गया है सरदार एक जात नहीं, धर्म नहीं, बल्कि एक फौज है। हमारे हिंदुस्तान में हर सरदार को इसी रूप में देखा जाता है। चांदीपुरी साहब को यह बात नहीं गवारा हुआ। उन्होंने हेडक्वार्टर में कहा कि मर जाएंगे, जल जाएंगे, खाक में मिल जाएंगे, लेकिन हम इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चांदीपुरी साहब ने अपने सैनिकों से बातचीत की कि देखो भैया, आप लोग अपने अपने घर चले जाओ, मुझे तो लड़ना ही है, मुझे तो मेरे भारत के लिए यहाँ लड़ना ही है, मरते दम तक लड़ना है। जवान भी उन्हीं के तो जवान थे, उन्होंने कहा नहीं, हम भी लड़ने के लिए माँ भारती के सुपुर्द हम यहीं खड़े रहेंगे आपके साथ, चाहे हमारी जान ही क्यों न चली जाए। मेजर के चेहरे पे खुशी होती है और मेजर कहता है कि अब हमें युक्ति के साथ इस युद्ध को रोकना होगा, इस युद्ध को जीतना होगा। उधर पाकिस्तान का ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने बहुत बड़े जत्थे के साथ, कई टैंकरों के साथ लोंगेवाले की तरफ बढ़ जाता है, और इधर हमारे मेजर चांदीपुरी साहब अपने 120 सिपाहियों के साथ रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से इतने बड़े पाकिस्तान के जत्थे को हराया जा सके। मेजर साहब के पास क्या था? एक जीप जिसके ऊपर छोटा सा एक तोप लगा हुआ था, जो किसी भी एक टैंकर के पहिए को भी मार गिराने के लायक नहीं था, और था 3 माइल्स। बड़े टैंकर और 3 माइल कहां मुकाबला कर सकते थे, लेकिन मेजर साहब ने युक्ति लगाया, क्योंकि युद्ध में युक्ति भी काम आती है। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक यू शेप का गड्ढा खोद देते हैं और 2-2 सैनिक उस गड्ढे के अंदर चले जाएं, और जो यू शेप के बीच का जो जगह है उसके अंदर पहले पॉइंट पे 1 माइल्स बिछा देते हैं, और उससे करीब 30 मीटर के आगे दूरी पे दूसरा और 50 मीटर की दूरी पे तीसरा बिछा देते हैं। ऐसा ही किया गया, यू शेप बना, और सैनिकों की टुकड़ी 2-2, 3-3 के ग्रुप में, समूह में उस यू शेप के अंदर घुस गए, और पहले पॉइंट पे 1 माइल्स बिछा दिया गया, और 2 और परस्पर 3, और बाकी जगहों पे सरदार चांदीपुरी साहब ने क्या किया कि जो टिफिन कैरियर होता है, जो आमतौर पे सैनिक खाते हैं अपने मेज के अंदर, उन सारे टिफिन कैरियरों के ढक्कनों के अंदर पत्थर, बालू, ईंट भर के बाकी के सारे जगह के अंदर दबवा दिया। अब पाकिस्तानी ब्रिगेडियर तारिक मीर अपने बड़े जत्थे के साथ, अमूमन समय रहा होगा 7 से 8 बजे रात, लोंगेवाले पर आक्रमण कर देता है। जैसे आक्रमण करता है, उसका पहला टैंकर चांदीपुरी साहब के पहले माइल्स के ऊपर पड़ता है और टैंकर उड़ जाता है। तारिक मीर को इनपुट था कि यहां सिर्फ 120 जवान हैं, जो हथियार उनके पास आमतौर पे कुछ भी नहीं है, जो राइफल होता है वही है, लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो माइंस बिछा हुआ है। तारिक मीर को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन कहता है कि चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही दूसरे स्टेप पर दूसरा माइंस जो था वो अपना काम कर जाता है, और उस तारिक मीर का, पाकिस्तान का दूसरा टैंकर भी स्वाहा हो जाता है। अब तारिक मीर बेचैन हो जाता है कि नहीं, लगता है हमें जो इनपुट मिली है वो कहीं ना कहीं वह इनपुट गलत है। फिर भी तारिक मीर सोचता है कि कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं, और वो आगे बढ़ जाता है, और अंजाम तीसरे माइंस ने भी वही करता है, उड़ा देगा, और वो उसका तीसरा टैंकर भी उड़ जाता है। अब तारिक मीर बिल्कुल घबरा जाता है,
कि लगता है हमें किसी ने गलत इनपुट दे दिया है और हम फंस गए। वो रोक देता है अपने जत्थे को, अपने सैनिक के टुकड़ियों को, सैनिकों को रोकता है और कहता है, आदेश देता है कि आप सब इस पूरे छोटे से एरिया, इसके अंदर खुदाई चालू कीजिए और जितने माइंस हैं उन सारे माइंस को बाहर निकालिए। अब रात का समय था। भारत तकनीकी तौर पे युद्ध में उतना पारंगत तो नहीं कर सकते हैं, उतना तैयार नहीं था, क्योंकि जो भारत के पास वायुसेना था वो रात में युद्ध नहीं कर सकता था। और बाकी जत्था जो आ रहे थे वो लोंगे वाले से बहुत दूर थे। अगर वो सड़क रास्ते के माध्यम से चल भी पड़े थे तो वो सुबह से पहले लोंगे वाला नहीं पहुंच सकते थे। तो सिर्फ एक सहारा था, तो वायुसेना, जो रात में लाचार था, बेचार था। खैर, और भारत का वायुसेना उस समय लाचार था कि क्या करूं, हाथ पे हाथ धर के कैसे बैठूं। खैर, तारिक पीर ने अपने सैनिकों से जो आदेश, जो फरमान जारी किए थे, उनके सैनिक वो अमल कर रहे थे और पूरे उस जगह पे उन्होंने खुदाई चालू कर दी। टिफिन के डब्बे जो कि माइंस के आकार के ही होते हैं, उनको धीरे धीरे डरते डरते, सहमते सहमते उठाते थे कि कहीं ये माइंस फट ना जाए और हमारा जनाजा ना निकल जाए। ऐसे करते 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 रात का 3 बज गया और सारे जगहों पे खुदाई हो गई और निकला टिफिन करियर, और टिफिन करियर के अंदर बालू, पत्थर और सीमेंट। अब तारिक पीर को लगता है कि हमें बेवकूफ बना दिया गया। हमें उस बेवकूफी के ऊपर वो खुद ही बहुत खींच पे आता है और आदेश देता है कि आक्रमण करो। और जैसे ही आक्रमण शुरू होता है, चांदीपुरी साहब के वो जवान, 120 जवान जो यू शेप के अंदर थे, उन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अब वो घबरा जाता है कि जवान तो उधर थे, इधर से कैसे, आजू बाजू से कैसे। और इसी चक्रव्यूह में तारिक पीर फंस जाता है। 3 से रात का 3, पता नहीं कब सुबह का 5 बज जाता है और वहां आसमान साफ हो जाता है और भारत का वायुसेना का वो लश्कर लोंगे वाले पे आता है और अटैक करके तारिक पीर के साथ उसके जत्थे को उड़ा देता है। और हिंदुस्तान के मेजर चांदीपुरी साहब के 120 जवान में सिर्फ 2 जवान शहीद हो जाते हैं। बाकी पीर के साथ आए हुए स्वयं पीर भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है और अपने टैंकर वैंकर को वहीं छोड़ देता है। लोंगे वाले में जो भारत की जीत हुई, उससे पाकिस्तान घबरा ही नहीं गया बल्कि अचेत हो गया। क्या करेंगे, क्योंकि यहां पे तो ये रक्षात्मक थे, डिफेंसिव थे, यहां इन्होंने ये कर दिया। तो जहां ऑफेंसिव है, जहां आक्रामक है, वहां ये क्या करेंगे। अब होता यह है कि लोंगे वाला में पाकिस्तान पूरी तरह से हार जाता है, परेशान हो जाता है पाकिस्तान, बेचैन हो जाता है पाकिस्तान कि अब क्या करें। और यहाँ हिंदुस्तान में हेडक्वार्टर में एक जश्न मनाया जाता है जीत का, हिंदुस्तानी सेना का शौर्य का। और वहीं पे फिर भारतीय नौसेना ने अब युद्ध का एक नया आगाज, एक प्रारंभ कर देता है और भारतीय नौसेना कराची के बंदरगाह पर जाकर बहुत धमाका करता है, इतनी तबाही मचाता है कि कराची का बंदरगाह नेस्तनाबूद हो जाता है। और वहाँ के अफसर और नेतागण जो पाकिस्तान के थे, शरण लेने के लिए अपने ही एक क्षेत्र जो आज भी उन्हीं का है, बालूचिस्तान, वहाँ छिप जाते हैं। बालूचिस्तान के बारे में भी एक बात बता दूं, क्योंकि उसका भी हर्ष बहुत जल्द आज़ाद बांग्लादेश की तरफ होने वाला है, ऐसा बातें चर्चा में आई है। खैर, इस पे कभी और फिर कराची का बंदरगाह ध्वस्त होने के बाद पाकिस्तान मुरझा ही नहीं जाता है बल्कि बेचैन हो जाता है, परेशान हो जाता है और बदले के आग में वो एकदम से तमतमाया हुआ, एकदम से आक्रामक तौर पर हिंदुस्तान की तरफ खा जाने वाली प्रवृत्ति से देखता है। और क्या करता है, उसके पास एक पनडुब्बी होती है जिसका नाम है PNS गाजी। और वो पनडुब्बी
अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीदा होता है। अब हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा जहाज था जिसका नाम था INS विक्रांत, जो ईस्टर्न कोस्ट यानी अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के कोस्ट पे लगा हुआ था। अब PNS गाजी INS विक्रांत को उड़ा देने के लिए काफी था, लेकिन हिंदुस्तान के पास PNS गाजी का जवाब देने के लिए एक यहां भी पनडुब्बी था जिसका नाम था INS राजपूत। INS राजपूत तकनीकी कारण से चल फिर नहीं सकता था, लाचार था और अपना इलाज करा रहा था विशाखापट्टनम में। यहाँ एक बात और बता दूं कि जितने भी वायुसेना या नौसेना के जहाज बेड़े होते हैं वो चलने फिरने में कारगर ना भी हो, लेकिन वो जहां भी रहते हैं अपने निशाने को बना ही लेते हैं। तो INS राजपूत के साथ भी यही बात थी। INS राजपूत विशाखापट्टनम में तकनीकी तौर पे ठीक हो रहा था, लेकिन जवाब देने के लिए तभी भी काफी था। अब PNS गाजी चल पड़ा INS विक्रांत को मारने के लिए उसके खोज में। ये बात पता चलती है हिंदुस्तान के हेडक्वार्टर में कि PNS गाजी चल पड़ा है हिंदुस्तान के सबसे बड़े जहाज INS विक्रांत को उड़ाने के लिए। और हाँ, PNS गाजी उड़ा भी सकता था, इतनी ताकत थी उसके अंदर। अब बेचैनी परेशानी भारत के अंदर हो जाती है कि किस तरीके से इसको रोका जाए, क्योंकि इसको मार गिराने वाला हमारा INS राजपूत विशाखापट्टनम में ठीक हो रहा है, ठीक कराया जा रहा है। अब कैसे हो? तो यहाँ पर युद्ध में चाणक्य की भूमिका भी होती है, यानी रणनीति भी बनाई जाती है। योद्धा अपने सामने वाले शत्रु को जालों में फंसाता भी है। भारत ने भी वही काम किया। क्या किया? भारत ने एक ब्लैंक आर्ट के गलत सूचना फैला दी कि एक बहुत बड़ा जहाज विशाखापट्टनम के तट पर आने वाला है, और विशाखापट्टनम का तट खाली कराया जाना शुरू हो गया। और INS विक्रांत के सारे एम्प्लॉय या उसके ऊपर जो काम करते थे उन्हें सूचना हकीकत रूप में दे दी गई कि आप लोग कहीं और जा रहे हो, आप अपने घर वालों से मिलना चाहो तो विशाखापट्टनम बुला लो, मिल लो, क्योंकि 6 महीना तक आप कहीं और जा रहे हो। ये खबर आपकी तरह हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के गुप्तचरों को भी मिल गई। तो जो पाकिस्तान के गुप्तचर हिंदुस्तान में थे उन्होंने पाकिस्तान में अपने हुक्मरानों को ये सूचना दी कि INS विक्रांत अपना जगह बदलकर विशाखापट्टनम आ रहा है, तो आप अपने पनडुब्बी को अंडमान निकोबार न भेजते हुए विशाखापट्टनम की तरफ भेजें और वहीं INS विक्रांत का खात्मा कर दें। गौरतलब है कि हुआ क्या, पाकिस्तान ने अपनी पनडुब्बी का रुख अंडमान निकोबार की तरफ से विशाखापट्टनम की तरफ कर दिया और विशाखापट्टनम में PNS गाजी का मौत INS राजपूत इंतजार कर रहा था। पनडुब्बी देखने में आमतौर पे पानी जहाज की तरह नहीं होता है, वो पानी के अंदर होता है और एकमात्र एक स्टिक जैसा कुछ बाहर निकला होता है जो दूर से अपने शत्रुओं को गच्चा देता है। लगता है कोई समुद्र के अंदर कोई प्लांट है, कीड़ा है या कुछ ऐसा है, लेकिन वो पनडुब्बी होता है। PNS गाजी चल पड़ता है अब विशाखापट्टनम की तरफ, क्योंकि उसे तो INS विक्रांत को उड़ाना था। लेकिन ये क्या होता है, जैसे ही PNS गाजी विशाखापट्टनम के तट पर पहुंचता है उसका मौत INS राजपूत उसे अपना निशाना बना लेता है और वहीं पे ध्वस्त कर देता है, खत्म कर देता है PNS गाजी को। अब ये तो बहुत बड़ा चोट पाकिस्तान के गालों में पड़ जाता है। पाकिस्तान बौखला जाता है, तिलमिला जाता है, लाचार हो जाता है और उसे समझ नहीं आता है वो करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहां। मित्रों, ये हो क्यों रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में मानवता का हद पार कर दिया था उस पाकिस्तान ने।
उस मानवता के हद को संभालने के लिए हिंदुस्तान ने मानवीय ताकत, मानवता दिखाते हुए पहल की थी। खैर, मैं अपने तीनों सेनाध्यक्षों को प्रणाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। हमारे सेना का पराक्रम और शौर्य इसी तरह दिन रात बढ़ता रहे, मैं यही कामना करता हूं। अब क्या होता है, पाकिस्तान, बौखला हुआ पाकिस्तान पहुंच जाता है यूएस के पास, अमेरिका के पास, और मांगता है अपनी जान की दुहाई, मांगता है मदद और कहता है कुछ कीजिए मेरे हुजूर, नहीं तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। यूएस के पास, क्योंकि यूएन में यूएस भी मेंबर होता है, यूएस यानी अमेरिका ने यूएन में सवाल उठा दिया भारत के खिलाफ कि भारत जो है बेवजह अपने पड़ोसी देशों के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करके उन्हें तबाह और बर्बाद कर रहा है। उसी समय हाल में ही ताजा हिंदुस्तान और रसिया के बीच एक रक्षात्मक एग्रीमेंट हुआ था। जब यूएनओ में अमेरिका ये बात उठाता है तो वहीं यूएनओ का मेंबर रसिया भी होता है। रसिया उस पक्ष के ऊपर वीटो लगा देता है। बताते चले, वीटो का मतलब होता है कि कोई भी मेंबर अपना कोई संवाद रखे और कोई दूसरा मेंबर, एक मेंबर भी वीटो लगा दे तो वो खारिज हो जाता है। हुआ भी यही। अमेरिका का वह संवाद, वह पहल यूएन में खारिज हो जाता है रसिया के वीटो लगाने से। अब तो पाकिस्तान और भी बेचैन और बौखला जाता है। क्या करे, अमेरिका से सलाह करता है कि साहब कुछ कीजिए, वरना ये हिंदुस्तान हमें नहीं छोड़ेगा, आप ही कुछ मदद कीजिए। और अमेरिका भी पहले से दिल मिलाया हुआ होता है भारत के कारण, क्योंकि जो पीएनएस गाजी था वो अमेरिका का ही था, यानी अमेरिका से पाकिस्तान ने खरीदा था और इतने बड़े पनडुब्बी को हिंदुस्तान ने मार उड़ाया था। इस करके उसके अंदर भी एक चीज थी, उसने कहा चलो मैं 7 बेड़ा जहाज के साथ, 7 बेड़ा पानी जहाज के साथ आता हूं और भारत पर आक्रमण करता हूं। इसी दौरान अमेरिका ब्रिटेन से भी बात करता है कि हमें भारत और पाकिस्तान के मामले को समझाने के लिए भारत पर आक्रमण करना होगा। ब्रिटेन भी अपने पानी जहाज 2, जिसका नाम था ईगल, को अमेरिका के 7 बेड़ा जहाज के साथ जोड़ लेता है। 7 बेड़ा का मतलब होता है एक प्रमुख जहाज बीच में होता है और 3 दाएं और 3 बाएं। ये लोग चल पड़ते हैं। सूचना मिलती है भारत, तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रसिया से बात करती हैं, मदद की गुहार करती हैं और कहती हैं ऐसी ऐसी हालात हो गई है, अमेरिका और ब्रिटेन हम पर आक्रमण करने चल पड़े हैं पाकिस्तान के लिए, आप भी हमारी मदद कीजिए। रसिया अपने उद्गार मित्र का परिचय दिखाते हुए भारत से कहता है कि आप चिंतित ना हो, उनके आने से पहले मैं कम से कम 40 बेड़े जहाज के साथ आपके तट पे पहुंच जाऊंगा। और होता भी यही है, रसिया अपने 40 बेड़े जहाज के साथ उस तट पे आ जाता है। अब रसिया और भारत के बीच समुद्री दूरी थोड़ा कम है करके रसिया पहले पहुंच जाता है और अमेरिका और ब्रिटेन को आते आते देर हो जाती है। बहरहाल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों भी पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि 40 बेड़े जहाज के साथ रसिया मौजूद है। अमेरिका कहता है रसिया से कि रसिया तुम हट जाओ, क्योंकि मुझे भारत को सबक सिखानी है। रसिया कहता है उस सबक के लिए तुमने यूएन में पहल करके देख ली है, वहां तुम खारिज हो चुकी हो, अब किस बात की सबक। तो अमेरिका कहता है ये किसी के अंदरूनी मामले में पड़ रहा है। तो रसिया बोलता है मुझे इस बात का कोई सरोकार नहीं, अगर तुम भारत के ऊपर कुछ भी करते हो तो समझ लो तुम रसिया को कर रहे हो। आक्रामक अमेरिका रसिया को जवाब देता है कि बुज़दिल, ये समझ मेरे 7 बेड़े पे कम से कम 8 से 9 न्यूक्लियर पावर है। बड़े सहज और मुस्कुराते हुए रसिया भी जवाब देता है कि अमेरिका, इस 40 बेड़े पे भी खोखे भर के नहीं लाए गए हैं, बल्कि जब हम चल रहे थे तो जब हमने गिनती शुरू की तो करीब 250 न्यूक्लियर तो गिन ही लिए थे, बाकी का गिनना शेष रह गया क्योंकि हमें समय पे पहुंचना था। अब सोच लो अंजाम क्या होगा। अमेरिका तलमला जाता है और ब्रिटेन से सलाह करता है। ब्रिटेन कहता है, ये ऑफिशियल रिकॉर्डेड है, वी आर टू लेट, यानी
अमेरिका अब इस चक्कर में हम ना पड़े, हम पहले आए होते तो कुछ कर पाते, ये पहले आ चुका है रसिया, और इसके साथ युद्ध करना मतलब ठीक नहीं, हमें मुड़ जाना चाहिए। और होता भी यही है, अमेरिका और ब्रिटेन वहां से वापस चले जाते हैं। अब पाकिस्तान तिलमिलाता नहीं है, बौखलाता नहीं है, बल्कि सुसप्ता अवस्था में चला जाता है। क्या करें, साथ देने वाले साथी भी छोड़ के चले गए, अंजाम क्या होगा। हर जगह से बर्बरता हो चुकी है, पिटाई हमारी हो चुकी है, थल से, वायु से, जल से। अब क्या करें। अब लाचार पाकिस्तान के पास कोई राह नहीं रह जाता है, सिवाय कि अपने उस आक्रामक तेवर को पूर्वी पाकिस्तान के अंदर थमा दे, और वही वो करना शुरू कर देता है। लेकिन अब हिंदुस्तान अपने उस तेवर में नहीं होता है, हिंदुस्तान के तेवर बदल जाते हैं और हिंदुस्तान ऑफेंसिव हो जाता है और सैनिकों को भेज देता है और मुज़फ़्फ़र उर रहमान की उस मुक्ति वाहिनी को मजबूत करने लगता है, और मुक्ति वाहिनी मजबूत होती जाती है पूर्वी पाकिस्तान के अंदर। अब तो आलम यह होता है कि पाकिस्तानी सैनिक भागने को मजबूर हो जाते हैं, लेकिन कहीं भाग नहीं पाते हैं। वहां के राज्यपाल घबरा जाते हैं, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान मुख्य पाकिस्तान का एक राज्य ही तो था। अब हिंदुस्तान क्या करता है कि वहां पर एयर ड्रॉपिंग कराता है। एयर ड्रॉपिंग होता क्या है, यानी वायुसेना पैराशूट के द्वारा अपने सैनिकों को लैंड कराता है और वहां मार होता है, युद्ध होता है, उसको एयर ड्रॉपिंग कराते हैं। लेकिन यहां क्या हुआ था, यहां ये हुआ था, एयर ड्रॉपिंग तो हुई थी, लेकिन उस पैराशूट से सैनिक नहीं बल्कि पुतले उतारे गए थे, और ये सूचना पूरी दुनिया में फैलानी थी भारत को, और हुआ भी यही। बीबीसी और तमाम अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और चैनलों ने इस सूचना की पुष्टि कर दी कि भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में एयर ड्रॉपिंग करा दिया है। ये सूचना पश्चिमी पाकिस्तान में भी पता चला, उनके बड़े अफसरों को भी पता चला कि एयर ड्रॉपिंग हो गया है, और उस वक्त तक एयर ड्रॉपिंग पुतलों के माध्यम से हुआ था। सूचना के बाद कोई हरकत न होते देख भारत अब वास्तविकता में अपने बड़े फौज, बड़े जत्थे को पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में भेज देता है, और वहां के जुल्म कर रहे पाकिस्तानी सिपाहियों को हिंदुस्तान की सेना और जन्म ली हुई मुक्ति वाहिनी के वो सिपाही करारा जवाब देने लगते हैं। अब तो कुछ राह नहीं दिखता है। फिर होता क्या है कि राज्यपाल के घर पे आक्रमण किया जाता है मुक्ति वाहिनी और भारत की सेना के माध्यम से। लेकिन यहां बताते चले कि भारत की सेना शौर्य के साथ दया की भाव भी रखती है। उस घर में राज्यपाल या उनके कोई भी सहयोगी या परिवार का कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, सिर्फ दिखाने के लिए एक आक्रमण किया गया। उसके बाद राज्यपाल महोदय ने तत्काल त्यागपत्र दे दिया और कहा, मुक्त करो मुझे इस नौकरी से, क्योंकि ये ठीक नहीं मेरे जीवन के लिए, और राज्यपाल महोदय पलायन कर जाते हैं। अब बारी आती है हमारे सेनाध्यक्ष मानेकशॉ साहब का। अब हुआ ये कि हिंदुस्तान के सेनाध्यक्ष महामहिम श्री मानेकशॉ साहब ने फोन किया पूर्वी पाकिस्तान के अंदर उनके उप सेनाध्यक्ष अब्दुल्ला खान नियाजी को, और कहा, नियाजी साहब 2 घंटे के अंदर युद्ध विराम कीजिए और आत्मसमर्पण कीजिए और हार स्वीकार कीजिए, अन्यथा 2 घंटे के बाद जो आलम हिंदुस्तान करने वाला है शायद आपने कभी जीवन में नहीं सोची होगी। नियाजी ने कहा ठीक है, और नियाजी बात करता है अपने बड़े अफसरों से जो पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर होते हैं, और उन्हें आदेश भी यही दिया जाता है कि तुम आत्मसमर्पण कर दो, यानी हार स्वीकार करो। और होता भी है, वो दिन होता है, वो तारीख होती है 17 दिसंबर 1971, जब अब्दुल्ला खान नियाजी अपने 25,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने हस्ताक्षर करता है, हार स्वीकार करता है, आत्मसमर्पण करता है। यानी 3 दिसंबर 1971 का से प्रारंभ युद्ध 17 दिसंबर 1971 को खत्म हो जाता है।
महज 14 दिन के अंदर ये युद्ध समिट जाता है, खत्म हो जाता है। पाकिस्तान हार स्वीकार कर लेता है और बड़े बड़े देश जो इसमें आते हैं किसी के सहयोगी बन के सहयोग करते हैं और कुछ सहयोग ना देते हुए हट जाते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद भारत ने एक शर्त रखा, ये 25,000 सैनिक और नियाजी साहब तब छोड़े जाएंगे जब आप मुजफ्फर-उर-रहमान साहब को वहां से छोड़ देंगे। और हुआ यही। पाकिस्तान ने मुजफ्फर-उर-रहमान साहब को छोड़ा और वो बांग्लादेश यानी उस समय का पूर्वी पाकिस्तान पहुंच गए। ये जितने भी कार्यक्रम और जितने भी घटनाक्रम अहम भूमिका निभाया गया था, उस जगह का नाम था जहां ये निभा था, जहां ये हस्ताक्षर हुआ था, उस जगह का नाम था उस समय के पूर्वी पाकिस्तान का ढाका, जो आज का बांग्लादेश का राजधानी ढाका है। तो जब ये वहां हुआ, ये सारे घटनाक्रम ढाका के अंदर ही हुए थे, तो हमारे भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक आगाज किया, एक ऐलान किया कि ये ढाका ही आजाद बांग्लादेश की राजधानी होगी। यानी भारत ने एक फरमान भी दे दिया कि हम बांग्लादेश को अपने में नहीं मिलाएंगे, बल्कि उसे एक स्वतंत्र देश बनाएंगे। बांग्लादेश यानी उस समय के पूर्वी पाकिस्तान के अंदर खुशी का एक लहर उठ पड़ा। खुशी से नाच उठे वो लोग और मुजफ्फर-उर-रहमान साहब बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए और बाद में नियाजी और 25,000 उनके सैनिकों को भी छोड़ दिया भारत ने, क्योंकि मुजफ्फर-उर-रहमान साहब आ चुके थे। तो बांग्लादेश के पहले वजीर आलम मुजफ्फर-उर-रहमान साहब, और आज उन्हीं की पुत्री, उनका पार्टी अवामी लीग जिसकी अध्यक्षता भी है, और आज बांग्लादेश के अंदर प्रधानमंत्री के पद पर यानी वजीर आलम के पद पर आसीन है। अब यहाँ एक सवाल है मेरा, सवाल यह है कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री या सरकार जो थी, क्या बांग्लादेश को आज़ाद करा देना था या बांग्लादेश को अपने में मिला लेना था? ये सवाल आपके विवेक पे, क्योंकि 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था, वहीं भारत टूट भी रहा था। तो कम से कम एक छोटा हिस्सा छोटे भाई के रूप में मिल तो रहा था। ये मैं नहीं कह रहा, इतिहास में जो बातें हैं वो बताया। विवेक, आपके विवेक के लिए छोड़ देता हूं कि बांग्लादेश को उस समय के प्रधानमंत्री को मिलाना चाहिए था या नहीं। तो आज बांग्लादेश और भारत के बीच बहुत ही अच्छा एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता है। दोनों देश आपस में एक दूसरे की संस्कृति को शेयर करते हैं, एक दूसरे के साथ कई कारोबार में हाथ बटाते हैं। बांग्लादेश के अंदर भारत की बड़ी बड़ी कंपनियां कार्य कर रही हैं। तो कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, ये एपिसोड, बांग्लादेश और भारत की मैत्री का नींव? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट लिखिएगा, उत्साह दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।